नमस्कार दोस्तों, भाषा की एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आपका रिवीजन अच्छा चल रहा होगा। आज मैं आपके लिए बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स होते हैं, उनमें जो फैक्ट होते हैं और जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जा रहे हैं या पूछे जाएंगे, उसका पूरा ये संग्रह है। इसके बारे में यहाँ पर तो आपको रिवीजन पूरा चलेगा। डिटेल में जानना है तो उसके वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। ओके, ये जस्ट रिवीजन क्लास है, तो पूरे वीडियो के साथ आप जुड़े रहिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए। ओके, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं पार्ट 1 से। मानव शरीर के तंत्र, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर, अब देखिए कितने इसका पूरे स्ट्रक्चर कैसे ये बना रहता है। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, आहार नाल होता है इसमें, जिसमें होता है मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय और आंत होता है। हमारे ऊपरी पार्ट से ये शुरू हो जाता है। ओके, यहाँ मुख गुहा से ये स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद ये ग्रसनी ग्रासनली से होता हुआ यहाँ पर आपको दर्शन देंगे। कौन दर्शन देंगे? अमाशय भाई साहब मिलेंगे यहाँ पर। अमाशय के बाद फिर यहाँ पर आपको कौन मिलेगा? यकृत मिलेंगे। यकृत के बाद मिलेगा एक पत्तियों का झरोखे जैसा डायग्राम, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पित्ताशय कहा जाता है। ओके, फिर सॉरी, इसे अग्नाशय कहा जाएगा, पित्ताशय नहीं अग्नाशय कहा जाएगा। फिर उसके बाद आपको मिलेगा छोटी आंतों का पूरा एक मकर जाल फैला रहेगा कुछ इस प्रकार से, और उसके ऊपर ये है बड़ी आंत, और फिर उसके बाद खाना बाहर। तो ये होता है पूरा मानव शरीर का एक तंत्र। चलिए अब देखते हैं मुख गुहा, ओरल कैविटी के बारे में। पाचन का प्रारंभ हो जाता है शुरू कहां से? मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है। लार में होता है 99% जल और 1% एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम कौन से होते हैं? वो दो एंजाइम, एक होता है टाइलिन, दूसरा होता है लाइसोजाइम। ओके, अब इनमें पाए जाने वाले जो एंजाइम होते हैं वो स्टार्च को बदल देते हैं, किसमें? माल्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और मुख गुहा में 30% स्टार्च का पाचन होता है। सबसे पहले यहीं से ही स्टार्ट हो जाता है, आपके मुख मंडल से ही ये शुरू हो चुका रहता है। ओके, फिर उसके बाद शुरू होता है दांत। दांत, मानव का जो दांत होता है वो विषम दंती होता है। 4 प्रकार के दांत होते हैं, हर एक अलग अलग आकार के होते हैं। तो हो गए ना हेट्रोडंट। अब उसमें जो होता है आगे के देखेंगे तो वो हो जाएगा कृंतक कहलाता है। ओके, फिर उसके बाद आप देखेंगे एक नुकीले दांत मिलेंगे दो वहां पर, वो होते हैं कैनिन, जो कि चीरफाड़ रत्ना इनमें इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपको देखने को मिलेगा प्रीमोलर, फिर आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे मोलर। तो ये इस प्रकार कुछ दांतों का पूरा परिवार बसा हुआ है हमारे मुख में। अब हमारे शरीर का जो सबसे कठोरतम भाग होता है वो क्या होता है? वो होता है दंतवल्क या इनेमल होता है। ऊपर का सफेदी की चमकार दंतवल्क। कैल्शियम लवण से ये मिलकर बना होता है, और केवल कैल्शियम लवण नहीं होता है, दूसरा तत्व क्या होता है? वो होता है फ्लोरीन, जो कि एक अति महत्वपूर्ण तत्व होता है हमारे दांतों का। अब कैल्शियम लवण में कौन से मेन चीज होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट होता है, वह कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर ये बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद करिएगा। ओके, फिर आता है बार, इसकी बारी आती है ग्रसनी और ग्रासनली की। ये जस्ट एक पाइप की तरह होते हैं, खाने को ऊपर से नीचे की ओर ये ढकेल देते हैं, इनको जहां पर जाना होगा वहां पहुंचा देते हैं, यानी कि अग्नाशय तक पहुंचाने का काम होता है। इनमें पाचन की क्रिया नहीं हो रही होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, उसमें क्या है। पार्ट 2 में अमाशय, स्टमक में। अब खाना जो होता है मुख से नीचे की ओर आ रहा है, अमाशय की तरफ ये पहुंच चुका है। अमाशय में पहुंचने के बाद हमारे खाने को दर्शन होगा। पहले तो ये मैं बता देता हूं, जो अमाशय स्टमक होता है 3 भागों से मिलकर बना होता है, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। और सबसे पहले इसमें अगर किसी चीज का पाचन होता है तो वो प्रोटीन का पाचन ये करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, और इसमें पाया कौन सा रस से आता है? तो इसमें जो होता है जठर रस पाया जाता है, यानी जठर ग्रंथियां होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है जिसमें होता है जठर रस। ओके, और ये जो होता है अत्यधिक
अम्लीय नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का ये होता है, इनका पीएच मान जो होता है 1.8 होता है, यानी कि सेवन से कम हुआ तो अम्लीय नेचर और सेवन से ज्यादा हुआ तो वो जो होता है क्षारीय नेचर को शो कर रहा होता है। अब इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, वो क्या काम करते हैं? पेप्सिन एंजाइम जो कि प्रोटीन को तोड़ता रहता है सरल अणुओं में, ओके। और रेनिन का क्या काम होता है? दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन को ये बदल देता है कैसीन में, काम करता है रेनिन। और इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ओके। इनका तो अहम काम होता ही है कि किसी भी चीज को आएगा तो उसको वो गला देगा। और म्यूकस जो होता है ये अम्लीय प्रभाव से अमाशय की रक्षा कर रहा होता है। अब भैया म्यूकस ही नहीं होगा तो इतना एसिडिक नेचर को कैसे झेल पाएगा अम्लीय नेचर को हमारी बॉडी? ये भी तो जरूरी है हमारे शरीर की संरचना में। अब बात करते हैं आंत की इंटेस्टाइन में। कई प्रोसेस से गुजरने के बाद जब आंतों की ओर ये खाना हमारा पहुंच रहा होता है, कुछ ऐसे इसमें बहुत लंबी, ये 22 फीट की होती है जो आंतों की संरचना होती है, ये आपस में ही गुथी जैसी रहती हैं, ओके। ये टोटल 22 फीट की होती है। और हाँ, शाकाहारियों में आंत की लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होती है। नेक्स्ट है छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये 3 भागों में डिवाइड रहता है। एक होता है ग्रहणी ड्यूडेनम, दूसरा भाग इसका शुरू होता है अग्र क्षुद्रांत जिजेनम, और फिर होता है क्षुद्रांत जिसे इलियम कहा जाता है, ड्यूडेनम, जिजेनम और इलियम। अब जो होता है इसके बाद इनका भी काम वही होता है, पाचन का काम कर रहे होते हैं। जो बचे कुचे खनिज तत्व या जल की मात्रा होती है उनको भी ये सोख लेते हैं। अमाशय से निकलने के बाद भोजन जो होता है ये काइम के रूप में कहलाता है, इसे काइम कहा जाता है, ओके। और छोटी आंत में क्या होता है? रसांकुर होते हैं। ये छोटी आंत का मैं छोटा सा एक हिस्सा बना देता हूं। इसमें जो होता है ऐसे आप डायग्राम देखेंगे अंदर, ये होता है रसांकुर, एक रेसे जैसा आपको दिखेगा, फैला हुआ रहता है। ये भी खनिज तत्वों को सोखने का, जो जल खनिज तत्व होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ओके। चलिए नेक्स्ट है, यहां पर तो ये खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं पित्त रस, बाइल जूस। अब ये कहां पर पाया जाता है? ये होता पाया जाता है हमारे यकृत में पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है, ओके। और यहीं पर ही ये छुटकू भाई साहब इनके होते हैं जिन्हें कहा जाता है पित्ताशय कहा जाता है। अब यहां से स्रावित होने वाला पित्त रस, बाइल जूस एब्जॉर्ब करता, मतलब कहां पर ये स्टोर होता रहता है? पित्ताशय, बाल ग्लैडर में ये जो होता है स्टोर होता रहेगा। और फिर इसके बाद ये भेज दिया जाता है आगे के प्रोसेस के लिए, जहां पाचन की क्रिया में ये अहम योगदान कर रहा होता है। इनका जो नेचर होता है ये क्षारीय नेचर का होता है, पीएच मान इनका 7 से ज्यादा होता है, क्षारीय द्रव्य होते हैं। जो अम्लीय खाना जो नेचर का जो अग्नाशय से आ रहा, अग्नाशय नहीं जो अमाशय की तरफ से जो आ रहा होता है अम्लीय काइम के रूप में, उसको ये क्षारीय नेचर में बदलता रहता है। नेक्स्ट, पाचन एंजाइम नहीं पाए जाते हैं इसमें। पित्त रस में जो होता है कोई भी आपको पाचक एंजाइम देखने को नहीं मिलेगा। ये मेन काम जो करते हैं वसा का इमल्सीकरण का काम करते हैं। वसा को, फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में ये तोड़ते रहते हैं। बड़े वसा को ये लड़ते हैं, तोड़ते हैं, फिर इसे खंड खंड में इसे डिवाइड करते चले जाते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन, खासकर कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये 4 विटामिन जो कि वसा में घुलनशील होते हैं, अवशोषण में, इनके अवशोषण में ये अत्यंत सहायक होते हैं। इतना याद हो गया अच्छे से? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अग्नाशय। पत्ती नुमा संरचना आपको देखने को मिल रही होगी, ये कहलाता है अग्नाशय। कुछ ऐसे इसका डायग्राम रहता है। मैं फिर से कहता हूं, अच्छे से डायग्राम के साथ अगर इसको डिटेल में समझना है तो आप जाकर के लिंक में वीडियो देख सकते हैं, वहां पर काफी अच्छे से इसको समझाया गया है। ये है आपका अभ्यास इस समय हो रहा है। अग्नाशय रस, पैंक्रियाटिक जूस, इनका जो नेचर होता है ये क्षारीय द्रव्य होते हैं ये भी। और ये अग्नाशय भाई साहब जो होते हैं इनको तो हम कहेंगे सबके पिताजी हैं। ये पूर्ण पाचन रस का काम कर रहे होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट उसको पचा लेंगे, प्रोटीन उसको पचा देंगे, वसा उसको भी पचा देंगे, मतलब हर किसी को ये पचाने की क्षमता रखते हैं, ओके। फिर उसके बाद शुरू होता है आंत रस। अब ये कहां से पीछे रह जाए? इंटेस्टाइनल जूस का खाना अब इनकी तरफ बढ़ रहा है। आंत रस, आंत कहता है भाई देखो मेरा भी नेचर जो है आपको क्षारीय ही मिलेगा, ओके।
और हमारे अंदर जो एंजाइम होते हैं वो 4 एंजाइम होते हैं। ये आंतरस बोल रहा है। आंतरस कहेगा जो मेरे अंदर माल्टेज होता है ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देगा। फिर हम आपको भेजेंगे सुक्रेज के पास, जो सुक्रेज होगा वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में बदल देता है। फिर लैक्टोज भाई साहब उनके तीसरे भाई साहब मिलेंगे, लैक्टेज को जो है ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलता है। फिर सबसे छुटके भाई मिलेंगे इरेप्सिन, ये प्रोटीन के अवयवों को अमीनो अम्ल में तोड़ देते हैं। और इस पर तो क्वेश्चन बन भी चुका है। माल्टोज को जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और इरेप्सिन प्रोटीन के अवयवों को अमीनो अम्ल में तोड़ता रहता है। तो ये एंजाइम थे इंटेस्टाइनल जूस के आंत्र रस के। बड़ी आंत, ये कहां से पीछे छुट जाए, छोटे भाई को देख लिया, बड़े भाई को भी देख लेते हैं। तो ये कहते हैं जब छोटे भाई के 3 पार्ट थे तो मेरे भी 3 पार्ट होने चाहिए, सीकम, रेक्टम और कोलन। ओके, सीकम, रेक्टम एनिमलाशय और कोलन कोलन। इसमें जो होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है जो कि अवशोषी अंग होता है। ओके, इसको अभी थोड़ा मोड़ा जो बचा कुचा हिस्सा है उसको अवशोषित कर लेता है, जो खाने का हिस्सा होता है एंजाइम का, लेकिन ये स्राव नहीं कर रहा होता है। इस क्षेत्र में ये कहता है कि भाई मेरे छोटे भाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उनके अंदर एंजाइम भर भर के है, मैं आपको एंजाइम नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा, वहीं से ही आप ले लीजिए। तो बड़े आंत में आपको एंजाइम देखने को नहीं मिलेगा। और फिर चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट 4, यकृत या लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। ओके, ये तो समझ लो मुकुट की तरह एक तो दिखता भी है और ये सबका राजा भी होता है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि और विटामिन ए का तो ये संश्लेषण भी करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहीं से बन के आता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। अब आप मीठा भर भर के खाए पड़े हैं, ग्लूकोज को वो उसमें से एब्जॉर्ब करेगा, ग्लाइकोजन के रूप में अपने अंदर स्टोर कर लेगा। फिर पता चला आप कहीं गए हैं, खाना आपको नसीब नहीं हो पा रहा है, तब क्या होगा, बॉडी कहेगा मुझे ग्लूकोज चाहिए। तब ये यकृत कहेगा रुको भाई साहब, मैं अभी आपको ग्लूकोज प्रोवाइड करता हूं। फिर यही ग्लाइकोजन फिर से कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और हमारे शरीर को एनर्जी ये प्रोवाइड करता रहता है। तो ये कार्य करता है हमारे शरीर का लीवर कर रहा होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि कर रहा होता है। यकृत सिरोसिस जैसे रोग भी इसमें हो जाते हैं। अगर आप ज्यादा अल्कोहल ले रहे हैं तो इसका एक गलत इफेक्ट देखने को मिल रहा होगा। ये विषाक्त टॉक्सिक खाना खा रहे हैं तो उसका भी एक गलत इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो लीवर भाई साहब काम भी बहुत करते हैं, तो इनकी थोड़ी सी सुरक्षा भी करनी चाहिए, इसलिए अल्कोहलिक द्रव्य को नहीं लेना चाहिए। ओके, कार्य देखते हैं। यूरिया का संश्लेषण का कार्य इनका करता है, यूरिया को संश्लेषित करने का। एंजाइम का श्रावण भी करता है, हिपैरिन का भी ये श्रावण कर रहा होता है। और साथ ही साथ आरबीसी के निर्माण के लिए आयरन का स्टोर कर रहा होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है यही है, आरबीसी के निर्माण के लिए आयरन का स्टोर करना। ओके, नेक्स्ट है अग्नाशय। अग्नाशय में आपको पैंक्रियास जिसे कहा जाता है, पत्ती नुमा संरचना जिसका मैंने आपको अभी बताया था, इसकी सबसे अच्छी खासियत जो होती है ये बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। डिटेल जानना है तो मैं फिर से कहूंगा आप वीडियो देख लीजिएगा, लिंक में मिल जाएगा। बहिर्स्राव और अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, याद रखिएगा। और इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन हार्मोन्स का ये श्राव करता रहता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहीं से ही बन के आ जाते हैं। और ट्रिप्सिन एंजाइम का श्राव जो होता है यही करता है, यानी कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने हेतु उत्प्रेरक की तरह ये कार्य करता है। प्रोटीन को किस में बदलने के लिए, अमीनो अम्ल में बदलने के लिए। किस तरह के का कवर करता है, उत्प्रेरक की तरह ट्रिप्सिन एंजाइम कार्य कर रहा होता है। ओके, चलिए आगे के पॉइंट देखते हैं। पार्ट 5 में श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो होता है हमारे फेफड़ा, मेन चीज उसी का ही शुरू हो जाता है। ओके, इन्हीं का मेन काम होता है हमारे श्वसन तंत्र का जो होता है। कुछ इस प्रकार इसका जो है डायग्राम बना होता है। अब इनके जो मुख्य सहायक अंग होते हैं इसमें श्वास नली होते हैं जिसे ट्रैकिया कहा जाता है, फेफड़ा होता है जो कि लंग्स ही होता है, ब्रोंकी जिसे और ब्रोंकियोल्स और डायफ्राम, और इसके अलावा एक चीज और होता है इंटरकोस्टल पेशियां भी होती हैं।
तो क्वेश्चन जैसे पूछ लेता है इंटरकोस्टल पेशियां आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, तो वो देखने को मिलेंगी श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखने को मिलेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन चुका है वायु कोश पर या एल्वियोली पर, ओके, इस पर ज्यादा क्वेश्चन बन गया है। फेफड़ों की ये संरचनात्मक व कार्य की इकाई होती है। सबसे अहम जो इनका संरचनात्मक जो मेन यूनिट जो सबसे मुख्य बिंदु होता है वो वायुकोश या एल्वियल होता है। आप देखेंगे इसमें गुब्बारे नुमा ऐसे कई भागों में टूटा हुआ एक संरचना देखने को मिलेंगी, जिसमें गैस आते हैं, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा और फिर प्रासरण दाब, इन सब की क्रियाओं के द्वारा उसमें जो होता है गैस का जो होता है वायवीय आदान प्रदान होता रहता है। ओके, अब चलते हैं फेफड़े लंग्स के इंपॉर्टेंट फैक्टर को जानने के लिए। फुसफुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या होता है? एक मात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता रहता है। ओके, ध्यान से सुनिएगा, एक मात्र धमनी में बोल रहा हूं जिसमें अशुद्ध रक्त बह रहा है, क्योंकि आर्टरी जो होता है इसमें शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन अगर उसमें वर्ड लग जाए पल्मोनरी यानी फुफ्फुस वर्ड अगर लग गया है तो वर्ड बदल जाएगा, उसमें जो खून बहेगा, रक्त जो बहेगा वो अशुद्ध बह रहा होगा, वरना शुद्ध ही होता है मेनली जो होता है। अब सेम इसका अपोजिट होता है, वो वेन होता है यानी कि सिरा होती है। सिराओं में वैसे अशुद्ध खून बहता है, लेकिन अगर सिरा का नाम है पल्मोनरी या फुफ्फुस सिरा तो उसमें जो है कैसा रक्त बहेगा, उसमें शुद्ध रक्त बह रहा होगा पल्मोनरी के केस में। ओके, तो फुफ्फुस सिरा या पल्मोनरी वेन जो होता है एकमात्र सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। इसका भी मैंने डायग्राम के साथ समझा दिया है आपको। डायफ्राम, ये स्तनधारियों की मूलभूत लक्षण होते हैं। ओके, अब जैसे ये हमारा फेफड़ा हो गया, फेफड़े के नीचे ये पूरा फैला होता है ये डायफ्राम, और स्तनधारियों में यही मेन लक्षण होता है। ओके, और ये चमगादड़ों में भी पाया जाता है, इसीलिए उनको पशुओं की श्रेणी में भी रखा जाता है। अब समझ में आया? पक्षी भी हैं, उड़ सकते हैं, लेकिन वो पशु की श्रेणी में भी रखे जाते हैं। कार्डियक नॉच होता है जो कि हृदय का एक स्थान होता है जहां पर हृदय अपने व्यवस्थित तरीके से रहता है, कार्डियक नॉच बोला जाता है। नेक्स्ट है श्वसन, रेस्पिरेशन। ये क्या, इसका मतलब क्या, श्वसन की क्या जरूरत है? ये ऊर्जा का उत्पादन में, अब देखिए अगर आपको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में ना मिले तो आपका शरीर जो होता है शिथिल होना शुरू हो जाएगा, आप आलस्य में चले जाएंगे। ओके, नींद आपको आना शुरू कर देगी, और अगर एकदम ही ना मिले तो फिर तो आगे हम क्या बताएं। तो जो श्वसन का काम होता है वो ऊर्जा के उत्पादन में इनका एक अहम योगदान होता है। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है, सेलुलर फ्यूल भी कहा जाता है। बिना इनके भैया आप काम ही नहीं कर पाएंगे। श्वसन में जब आपकी नाक, ये लंबी चौड़ी नाक जो होती है, कुछ ज्यादा ही लंबी चौड़ी बन गई है नाक, इसमें जो होता है जब आप वायु के मिश्रण को अपने अंदर खींच रहे होते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जो होता है वो 21% ऑक्सीजन ये अपने अंदर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेता है। ओके, और यही तो हमारे वायुमंडल में भी पाया जाता है। कुछ याद आया? फिर नाक से अब लेने के बाद छोड़ेंगे भी तो जब निकालेंगे तो ऑक्सीजन जो होता है 16% ही बचा रह जाता है, बाकी हमारा बॉडी में एब्जॉर्ब हो चुका रहता है। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड ये थोड़ा ज्यादा मात्रा में निकल के आता है, ये हो जाता है 3.6%। ओके, अब चलते हैं गैस विनिमय विसरण। अब इसमें जो होता है गैसेस का, जो गैसों का आदान प्रदान होता है, जैसे कि फेफड़े में गया, फेफड़े में क्या पहुंचता है, पूरा ये गैसों का मिश्रण पहुंचा, ऑक्सीजन पहुंचा, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा। तब यहां पर जो होता है ये हमारे जो शिराएं धमनियां जो यहाँ पर बनी होती हैं, इनमें कैसे वो जाता है, तो इसमें गैसीय विनिमय विसरण डिफ्यूजन विधि के द्वारा जो होता है, ये पारगम झिल्ली होती है, वहां से ये एक दूसरे की तरफ ये ट्रांसफर होते रहते हैं। ओके, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े की तरफ चला जाता है, और फेफड़े से ऑक्सीजन जो होता है ये हमारे रक्त में आकर के मिल जाता है, और फिर हमारा रक्त जो होता है ये शुद्ध हो जाता है। ओके, इसीलिए इसको शुद्ध रक्त कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रहेगा तो अशुद्ध रक्त की तरह वर्क कर रहा होता है। अब फिर उसके बाद उसी रक्त को क्या जाता है, जो हमारा हृदय होता है, हृदय का काम केवल पंपिंग सेट का होता है, पंप का काम करता है कि पूरे बॉडी में जो होता है खून को पहुंचाता रहता है,
और जहां जरूरी होता है गंदे खून उनको अपने अंदर खींच करके उसको फिर से पहुंचा देता है फेफड़ों के पास, और जो शुद्ध करने का काम कर रहा होता है वो हमारे लंग्स ही कर रहे होते हैं, फेफड़े कर रहे होते हैं। श्वसन की क्रिया पूर्ण रूप से तंत्रिकीय नियंत्रण में होते हैं, पूरी तरीके से ये तंत्रिका के नियंत्रण में वर्क कर रहे होते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको जानते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। लाल लाल खून है ये हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये बना देता है, जो कि हमारा शुद्ध खून जो होता है। सामान्य व्यक्तियों में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है औसत रूप से 15 ग्राम प्रति 100 ml रक्त में होती है, मिलीलीटर रक्त में। 100 मिलीलीटर रक्त में 15 ग्राम क्या होता है, हीमोग्लोबिन ही होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो समझ लीजिए सबसे बड़ा दुश्मन है। कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति हीमोग्लोबिन का आकर्षण ऑक्सीजन से लगभग 250 गुना होता है। अब वही चीज है, फास्ट फूड जल्दी आकर्षित करता है आपको, वहीं शुद्ध हरी सब्जियां कहने को कह दिया जाए तो नहीं आपको वो आकर्षित करेगा। ओके, तो वही चीज, बुरी चीजें जल्दी आकर्षित हो जाती हैं। वही यहां पर देखिए, हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड को जल्दी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है 250 गुना ऑक्सीजन की तुलना में। और कार्बन मोनोऑक्साइड इतना घातक कि इसे आप स्लो पॉइजन की तरह समझ सकते हैं, कि अगर रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड ही धीरे धीरे लीक होता रहे तो फिर इंसान सोते सोते ही सो ही जाएगा हमेशा के लिए, फिर ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाएगा। ओके, रक्त में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है हाइपोक्सिया कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आगे का पॉइंट हम समझते हैं पार्ट 6 में। प्रसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। रुधिर प्रसंचरण की खोज विलियम हार्वे साहब ने किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, हृदय जो होता है, हृदय रुधिर एवं रुधिर वाहिकाओं से मिलकर ये बना होता है, मतलब हृदय नहीं, ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, प्रसंचरण तंत्र होता है, ये हृदय से, रुधिर से और रुधिर वाहिकाओं से मिलकर के ये बनता है। ओके, हृदय, हार्ट, सबसे अहम हमारे शरीर का पार्ट। यह एक दोहरी झिल्ली होती है इसमें, जिसे, जो कि पेरिकॉर्डियम से घिरा रहता है। ओके, हमारा जो हृदय होता है कुछ ऐसे शेप में ही तो होता है ना उसका डायग्राम, ये कुछ ऐसे 2 भागों में, ये 4 भागों में ये डिवाइड रहता है। इसका भी डायग्राम बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाया है। यह एक दोहरी झिल्ली पेरिकॉर्डियम से जो होता है, ये पूरी तरीके से ये बाहर से जो होता है ये ऐसे कुछ, ताकि उसकी सुरक्षा प्रोवाइड कर सके ये। ओके, वयस्क व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 mmHg होता है, जहां पर Hg जो होता है ये मरकरी को शो कर रहा होता है। ओके, हाई जो होता है ब्लड प्रेशर 120 और मिनिमम जो होता है 80 होता है। इतना अगर आपका है तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति हुए। फिर पोटेशियम सबसे अहम कारक होता है धड़कन पर नियंत्रण करने का। ओके, सेब खाइए, पोटेशियम बढ़ाइए। 5 लीटर रक्त प्रति मिनट ये पंप कर देता है। सोचिए, पूरा दिन रात 24 घंटे तो ये धड़कता ही रहता है, हर 1 मिनट पे ये 5 लीटर खून को जो होता है ये पंप करता रहता है। इसीलिए कहा जाता है एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाना खाइए। आपका हृदय अगर अच्छा काम करता रहेगा, यानी आपके शरीर का जब पंपिंग सेट अच्छा वर्क करेगा, तो आपके अंदर जो बॉडी में रक्त का प्रवाह होगा वो भी सही तरीके से होता रहेगा। सोमैटिक हृदय रोग का इलाज एस्प्रिन की मदद से किया जाता है। जो सोमैटिक हृदय रोग का एक वो होता है, इसका इलाज जो होता है एस्प्रिन की मदद से किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लीजिएगा। फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ओके, हृदय की गतिविधियों को दर्शाने हेतु चिकित्सीय परीक्षण में इसका एक अहम योगदान होता है, हृदय से संबंधित होता है ईसीजी। इंजन, क्लच और गियर मत समझ जाइएगा, कुछ वैसे ही आपको फील होगा, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ब्लू बेबी सिंड्रोम, अब ये क्या चीज आ गई भाई, इसका जो कारण है वो जानते हैं। फोरामेन ओवेल का जन्मोपरांत भी बंद ना होना, बच्चे जब जन्म लेते हैं, नवनिहाल नवजात जो बच्चे होते हैं, फोरामेन ओवेल उनका अगर बंद ना हो तो अशुद्ध रक्त ही उनके पूरे शरीर में फैलना शुरू हो जाएगा, और फिर एक ये दिक्कत हो जाएगा उनके बॉडी के लिए, बच्चे का शरीर जो होता है नीला पड़ना शुरू हो जाता है। फेफड़ों में,
फेफड़ों के द्वारा रक्त को शुद्ध ना कर पाना, फिर क्या होता है, वही फेफड़े रक्त को शुद्ध कर नहीं पाएंगे। ऑक्सीजन की अपर्याप्तता से रंग का नीला पड़ जाना, ये कहलाता है साइनोसिस कहलाता है। जब ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगा तो शरीर जो होता है वो नीला पड़ना शुरू हो जाएगा, इसे क्या कहते हैं, साइनोसिस कहा जाता है। और साइनोसिस का अन्य कारण जो होता है मिथमोग्लोबिनीमिया होता है। मिथमोग्लोबिनेमिया, ये तो कई बार इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रदूषित जल से नाइट्रेट जब नवजात शिशुओं के शरीर में पहुंच जाता है तब ये शुरू हो, एक कारण ये भी जो होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम में ये कारण होता है। मतलब कि एक तो होता है फोरोमेन ओवेल जन्म के बाद बंद ना होना, वो दिक्कत का कारण बन जाता है, और दूसरा अगर प्रदूषित जल है उसमें नाइट्रेट भर भर के हो और वो बॉडी में जाने लगे तो भी एक जो होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम के लक्षण देखने को मिलने लगेंगे। ओके, अब जानते हैं रुधिर वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स, ये क्या होता है, धमनियां, सिराएं, अभी मैंने आपको बताए। जो धमनियां होती हैं मैं बता ही चुका हूं, आर्टरीज, ये शुद्ध रक्त इसमें हमेशा बहता रहता है। जो महाधमनी होती है, शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, ओके, ये हमारे जो हृदय होता है, हृदय में यहां पर देखे होंगे ये कुछ ऐसे एक डायग्राम देखने को मिलेगा, महाधमनी पूरी फैली रहती है। ओके, यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है जो बाएं निलय से शुद्ध रक्त शरीर में पहुंचाता रहता है। ओके, हमारा पूरा जो होता है दायां और बायां निलय में जो होता है ये बटा रहता है। ओके, और फिर इस प्रकार ये क्या जाता है, बाएं निलय से शुद्ध रक्त को उठाता है, पूरे शरीर में छिड़कता हुआ चला जाता है, हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। कुछ ऐसे समझ जाइए, बहुत ही आसान होता है। सिराएं जो होती हैं इसमें अशुद्ध रक्त बह रही होती हैं, बस ध्यान दीजिएगा पल्मोनरी वर्ड ना लगा रहे दोनों में। ओके, सिराएं त्वचा के समीप पाई जाती हैं, आपके जो त्वचा के जो समीप आप देख रहे होते हैं, नसें जो आपको दिख रही होती हैं वो सिराएं आपको दिख रही होती हैं त्वचा के ज्यादा नजदीक होती हैं। SA नोड एग्जाम में पूछा जाता है, ये SA नोड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिनो एट्रियल नोड इसका फुल फॉर्म होता है, हृदय गति को नियंत्रित करता है ये, और ये दाहिने कक्ष में अवस्थित होता है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करिएगा, ऐसे नोड सिनो एट्रियल नोड नियंत्रित करने का काम होता है हमारे जो हमारे हृदय की गति होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को हम देखते हैं, पार्ट 7, रुधिर के बारे में। एक तरल संयोजी उत्तक है तथा प्राकृतिक कोलाइड भी इसे कहा जाता है रुधिर को, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लीजिए। अवयव में इसके समझते हैं, प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या क्या होता है, ये होता है लगभग 55% कुल रक्त का जो हिस्सा होता है हमारे बॉडी में, 55% जो खून होता है उसका 55% क्या होता है, ये प्लाज्मा ही होता है। ओके, और ये ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन और यकृत में बनने वाले प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल्स, ये तो सभी को याद होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, रक्त कणिकाएं जो होती हैं, व्हाइट कणिकाएं जो होती हैं, और प्लेटलेट्स होती हैं। प्लेटलेट्स डेंगू में तो देखिए प्लेटलेट गिरने लग जाए तो दिक्कत आना शुरू हो जाती है, कितनी जरूरी होती है हमारे शरीर के लिए। अब हम समझते हैं आरबीसी के बारे में, लाल रुधिर कणिकाएं जिसे कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स जिसे कहा जाता है, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। आपने इसका डायग्राम देखा होगा, अक्सर आप एडवर्टाइजमेंट में भी देख लेते हैं, कुछ ऐसा दिखता है। ओके, लाल कलर का होगा और छोटे छोटे ऐसे ही ढेर सारे प्लेट जैसे दिखते हैं। ओके, ऐसे बीच में धंसा रहता है थोड़ा सा, ये ऐसे कुछ नजर आएगा, छेद नहीं रहेगा, मतलब कि थोड़ा सा वैसे अंदर प्रेस रहता है हल्का सा। हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक के कारण रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल लाल होता है, ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ऑक्सीजन के वहन का कार्य आरबीसी ही कर रहा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इनका जो कार्यकाल होता है, जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। अरे सर 120 दिन बस, इसके बाद खत्म आरबीसी? अरे नहीं भाई, पर डे बनता रहता है, और 120 जो आज बना 120 दिन बाद वो समाप्त हो जाएगा, फिर कल फिर बनेगा ना वो, उसके अगले दिन 120 दिन उसका होगा, वो उस दिन समाप्त हो जाएगा। तो ये कभी समाप्त एक रूप से खत्म भी नहीं होता है, बनता रहता है और समाप्त होता भी रहता है।
समझ गए ये चीज। रक्त का सामान्य जो पीएच वैल्यू होता है 7.3 से 7.45 होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, एक एसिड और बेसिक के बीच में जो होता है ये एक बैलेंस का काम कर रहा होता है। नेक्स्ट होता है श्वेत रुधिर कणिकाएं। ये भैया ज्यादा हो जाए तो नुकसान, कम हो जाए तो नुकसान, दोनों ही कंडीशन में ये जानलेवा हो जाते हैं। आरबीसी डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं तो कहते हैं हम जो होते हैं हमको बैलेंस में रखो। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे कि सेना होती है उनका काम क्या होता है, रक्षा करने का होता है, तो श्वेत रुधिर कणिकाएं भी एक सेना की तरह होती हैं। हमारे शरीर को अगर कोई रक्षा कर रहा होता है तो श्वेत रुधिर कणिकाएं एक सैनिक की तरह हमारे बॉडी के बाह्य तत्वों को, जो भी विषाक्त तत्व आते हैं उनसे हमारे शरीर की ये रक्षा कर रहे होते हैं। बस इनका एक ही कहना है, मुझे कम मत होने देना, मुझे ज्यादा मत होने देना, नहीं तो मैं आपके सामने एक विकट भयानक रोग लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। फिर चाहे वो एड्स हुआ, फिर चाहे तो वो क्या हुआ, कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया। देखिए दोनों ही कितने खतरनाक होते हैं। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होते हैं इसमें केंद्रक युक्त होता है, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, जबकि आरबीसी में नहीं होता था। संक्रमण से शरीर की रक्षा कर रहा होता है ये। रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी होती है ये, इनका जो आकार होता है ये बड़ी होती है रक्त कोशिकाओं में। मोनोसाइट या केंद्राणु सबसे बड़ी श्वेत रक्त कण होते हैं। ओके, लसिका कोशिकाएं लिम्फोसाइट सेल्स सबसे छोटा डब्ल्यूबीसी होता है, जिसमें होता है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होते हैं। ओके, सबसे छोटे ये डब्ल्यूबीसी होते हैं, इनको बस आप ऐसे ही याद करिएगा। एड्स होने पर इनकी संख्या क्या होना शुरू हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, तो ये चीज होता है इसमें, आप समझ गए। आप प्लेटलेट्स के बारे में जानते हैं, केंद्रक इसमें जो होता है अनुपस्थित होता है प्लेटलेट्स में भी। आप बस इतना ही इसमें जान लीजिए, डिवीजन चल रहा है तो बस इतना ही आपके लिए अभी जरूरी है। महत्वपूर्ण अब तथ्यों को हम समझते हैं। ब्लड सेल्स का निर्माण जो होता है रेड बोन मैनो यानी कि लाल अस्थि मज्जा में हो रहा होता है। हमारा बॉडी, हमारी हड्डियां जो होती हैं कुछ इस प्रकार होती हैं, खोखली, अंदर से ये खोखले होते हैं और यहीं पर ही आपको लाल अस्थि मज्जा देखने को मिल जाता है और यहीं पर ही तैयार होता है हमारा रेड, जो हमारे ब्लड सेल्स यहाँ पर बन रहे होते हैं। ओके, प्लीहा, इसे आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, यहीं पर आकर के ये समाप्त हो जाता है। ब्लड प्रेशर का नियंत्रण अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि कर रही होती है। ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर रही होती है, कौन, एड्रिनल ग्रंथि कर रही होती है, हिंदी में उसे अधिवृक्क कहा जाता है। शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है भाइयों, एस्कीमिया कहा जाता है। ओके, अपर्याप्त आपूर्ति, एस्कीमिया। हिपैरिन या एंटीथ्रोम्बिन, ये मैंने अभी आपको यकृत वाले चैप्टर में पढ़ाया था। प्रतिस्पंदक एंटीकोगुलेंट पदार्थ होते हैं जो रक्त में धक्का नहीं थक्का होगा, ये थक्का नहीं जमता है। अगर बॉडी के अंदर खून जम जाए तो भैया समझ लीजिए क्या होगा, मौत निश्चित ही है। तो ये खून को जमने से रोक रहा होता है, हिपैरिन या एंटीथ्रोम्बिन जिसे कहा जाता है। रुधिर का कार्य क्या होता है, क्यों होता है ये खून हमारे शरीर में, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स का परिवहन का काम कर रहा होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य कर रहा होता है, रोगों से बचाव कर रहा होता है। डब्ल्यूबीसी तो बैठा ही है सेना की तरह हर जगह। शरीर की सफाई में भी सहायक होता है। ओके, आप एक्सरसाइज करेंगे, स्वस्थ खाना खाएंगे, स्वच्छ खाना खाएंगे, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएंगे तो आपके शरीर की सफाई होती रहेगी, खून करता रहेगा। शरीर के ताप का नियंत्रण भी करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन, रुधिर, खून, रक्त, ब्लड, जो भी आप उसको कह दें। थक्का जमना, फाइब्रिन आरबीसी के साथ मिलकर रुधिर का थक्का बनाती है। अब अभी तो सर आपने कहा था रुधिर का थक्का नहीं बनना चाहिए। शरीर के बाहर अगर आपको चोट लग जाती है बॉडी पर, ऊपर स्किन पे, तो भैया अगर खून लगातार बहता रहेगा तब तो आपके बॉडी में खून की कमी हो जाएगी, दिक्कत वहां पर भी है। तो उस खून को रोकता है फाइब्रिन ही रोकता है और बीसी के साथ उसका रिएक्शन होता है, मिलकर के वो रुधिर का थक्का वहां पर जमा देता है और इससे खून का जो स्राव होता है, बाहर की ओर जो बह रहा होता है रुधिर, वो रुक जाता है। समझ गए ये चीज। ब्लड ग्रुप्स के बारे में कुछ जानते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ओ।
ये 3 भाई साहब की खोज की गई थी कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। ओके, एबी की खोज किया गया था डी कैस्ट्रो और स्टर्ली ने। दो लोगों ने मिलकर एबी की अकेले खोज कर डाली, और कार्ल लैंड स्टीनर ने जो होता है ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ की खोज किया था। रक्तदाब का, अब इसमें जो होता है ओ जो होता है ये सर्वदाता होता है, किसी को भी ये खून दे सकता है, ए को भी, बी को भी और ए बी को। लेकिन ए बी जो होता है सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही होता है, यानी कि ये ए सी भी खून ले सकता है, बी सी भी खून ले सकता है और ओ सी भी खून ले सकता है। इसका काम देने का नहीं होता है। ऑक्सीजन और जो ओ होता है ब्लड ग्रुप ओ, वो सभी को दे सकता है। रक्तदाब का मापक यंत्र क्या होता है? देखा होगा आपके हाथों में, किसी के भी मरीज के हाथों में आपने देखा होगा लपेटा जाता है एक गद्देनुमा संरचना, उस मशीन को कहा जाता है स्फैग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। ओके, मानव शरीर का रक्त दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ओके, याद रखिएगा वायुमंडलीय दाब से भी अधिक होता है मानव शरीर का जो रक्तदाब होता है। एंटीजेंस एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करते रहते हैं, उनको और प्रभावी बनाते रहते हैं। ओके, और विकसित करते रहते हैं एंटीबॉडी के निर्माण में। आरएच फैक्टर, जिस पर क्वेश्चन बनता रहता है हर समय, आरएच फैक्टर और एंटीजन, इसकी खोज किया गया था कार्ल लैंड स्टीनर तथा वीनर महोदय ने मिलकर के किया था आरएच फैक्टर की खोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लीजिएगा। और इसमें जो अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ये क्या होता है? केवल गर्भावस्था में शिशुओं में होने वाली आरएच कारक से संबंधित रोग होता है। ये आरएच फैक्टर से संबंधित ये रोग होता है। आरएच प्लस शिशुओं में देखने को मिलेगा। कब? जब पिता आरएच प्लस हो और माता जो है आरएच माइनस हो। आरएच माइनस का मतलब निगेटिव, यानी कि उसमें आरएच फैक्टर उपस्थित नहीं है, जो कि सबसे रेयर खून होता है। ओके, पॉजिटिव तो सबके में मिल जाएगा, लेकिन अनुपस्थिति वाला बहुत ही रेयर खून होता है। जिसके पास है समझ लीजिए वो, मतलब कि किसी को भी वो खून अपना दे सकता है, ये चीज है। हाँ, लेकिन अगर उनको चाहिए होगा तो दिक्कत हो जाती है। तो आरएच प्लस शिशुओं में आपको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अब पॉइंट में हम समझते हैं, अभी कहीं जाइएगा नहीं, पार्ट 8 में हम जानते हैं लसिका या लिम्फ। लसिका में आरबीसी नहीं पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लसिका में आरबीसी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें डब्ल्यूबीसी की अधिक मात्रा पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा इसमें अधिक देखने को मिलेगी लिम्फ में। ओके, इनका कार्य समझते हैं, क्योंकि आपका ध्यान यही होगा कि सर इसका कार्य क्या होता है लिम्फ्स का। तो ये जो होता है यह सेल टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक पदार्थ को लेकर के रुधिर तक पहुंचा देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य हानिकारक पदार्थ, यही काम कर रहा होता है लिम्फ। आप समझ गए अच्छे से। और लसिका अंगों व लसिका ग्रंथियों में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? वृक्क या किडनी जिसे कहा जाता है, हमारे बॉडी का सबसे अहम पार्ट होता है किडनी। इसमें जो नेफ्रॉन होता है, ये वृक्क की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। ये राजमा के दाने जैसा आपको दिखेगा किडनी। ओके, दिखा कि नहीं दिखा? ये कुछ ऐसे संरचना होती है, और इसमें जो नेफ्रॉन होता है फैला हुआ रहता है, ये संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। किडनी में स्टोन जो होता है, जो किडनी का स्टोन आपने सुना ही होगा, यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्जिलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनता है। किडनी में जो स्टोन बनता है, ओके, याद रखिएगा, यूरिक एसिड भी होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है और कैल्शियम फॉस्फेट। मूत्र के श्रावण को डाईयूरेटिक औषधि के द्वारा जो है बढ़ाया जाता है। इस औषधि का इस्तेमाल किया जाता है डाईयूरेटिक, मूत्र के श्रावण को और ज्यादा किया जाता है। ओके, यह रक्त का शुद्धिकरण करता है। हमारा जो किडनी होता है, ओके, रक्त का शुद्धिकरण करता है। याद रखिएगा, डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा, अगर ये खराब तो डायलिसिस प्रक्रिया बाय तरीके से किया जा रहा होता है। कितना वो विकट परिस्थिति होती है जब रक्त का ही शुद्धिकरण ना हो, तो भी दिक्कत हो जाती है। मूत्र का हल्का पीला रंग
यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण हो रहा होता है। ये कलर जो होता है, जो हल्का पीला कलर दिखता है, ये यूरोक्रोम की वजह से होता है। कीटोन और एल्ब्यूमिन ये जो होता है मूत्र के असामान्य घटक होते हैं, याद रखिएगा, कीटोन तथा एल्ब्यूमिन, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। लवण व जल की मात्रा का नियंत्रण भी कौन करता है? किडनी ही कर रहा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये किडनी के बारे में। चलिए नेक्स्ट अब समझते हैं उत्सर्जन तंत्र के अन्य पार्ट कौन से हैं। यकृत, त्वचा और फेफड़े। किडनी तो आप समझ गए, यकृत के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। इसमें जो एक और पॉइंट है, एंजाइम की सहायता से आवश्यकता से अधिक अमोनिया को यूरिया में ये बदलता रहता है, ओके, ताकि वो बॉडी के लिए कम हानिकारक हो। समझ गए, अमोनिया को ये यूरिया में कन्वर्ट करता रहेगा जब तक इसकी क्षमता होती रहेगी। त्वचा, स्किन, ये भी तो हमारा उत्सर्जन तंत्र ही होता है। सीबम एक वैक्स और ऑयली पदार्थ होता है जो त्वचा को क्या करता है? नमी प्रदान करता है। अरे देखिए कितने क्रीम सब कुछ लगाए जाते हैं नमी को बचाने के लिए, और सीबम ही तो होता है वो वैक्स और ऑयली पदार्थ जो होता है। फेफड़ा, इसके बारे में पहले ही आपको बता चुका हूं। लंग्स, जो गैसियस प्रवाह इसमें होता रहता है। नेक्स्ट पार्ट है अब पार्ट 9 में तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम को हम समझते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें जो होता है मस्तिष्क, ब्रेन को हम आपको बताएंगे। एक वयस्क मनुष्य का मस्तिष्क का भार जो होता है 3 पाउंड या 1300 से 1400 ग्राम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लीजिए आप अच्छे से, ओके। अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, इसका मैंने एक बहुत ही प्यारा सा डायग्राम के साथ, अगर वीडियो अपलोड नहीं हुआ होगा तो धीरे धीरे वो अपलोड होता रहेगा, आप देख सकते हैं। उसका मैंने उसमें भी पूरा, अगर हो गया होगा तो देख लीजिएगा, वहां पर आप, वहां पर पूरा मैप के साथ, मैप नहीं मतलब पूरा डायग्राम के साथ आपको समझाया गया है मस्तिष्क के हर एक पार्ट का क्या क्या काम होता है। बहुत ही आसान तरीके से, कहीं आप ऐसा कहीं नहीं देखे होंगे आप। अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन जो होता है, इसमें जो होता है सेरिब्रम या प्रामस्तिष्क होता है, जिसका जो मेन अहम वर्क जो होता है इसमें, वो होता है देखने, स्पर्श करने, सूंघने के अलग अलग इसमें केंद्र होते हैं। सेरिब्रम, प्रामस्तिष्क, ओके। और डाईएंसिफ्लॉन जो होता है, इसमें जो होता है थैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस होता है। 2 पार्ट होते हैं इसमें, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इनका क्या होता है? थैलेमस ये मेलाटोनिन हार्मोन्स का स्राव कर रहा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही मेलाटोनिन हार्मोन्स का जो स्राव कर रहा होता है, ये श्रवण, स्वाद, दृष्टि, दबाव आदि की सूचनाएं प्रोवाइड कर रहा होता है, ओके। थैलेमस ही प्रोवाइड करता है ये सब चीजें, श्रवण का, सुनने का जो होता है, स्वाद का, दृष्टि का, इन सब का। और जो हाइपोथैलेमस होता है, आपको जो भूख लगती है, प्यास लगती है, उसी से पता चलता है। हाइपोथैलेमस से शरीर का ताप हो गया, निद्रा हो गई, धड़कन हो गया, इन सबको ये कंट्रोल कर रहा होता है। पता चला आप सोते रह गए, पता ही नहीं चला, हाइपोथैलेमस बताता है कि भैया निद्रा कंप्लीट हो गई है। टेम्परेचर पता चला एकदम चढ़ता चला जाए, एकदम गिरता चला जाए, तो कंट्रोल कौन करेगा? हाइपोथैलेमस कर रहा होगा। धड़कन पता चला धक धक बोले, फिर एकदम दुक दुक बोले, तो उसमें भी ये कंट्रोल करता है। और भूख प्यास का तो ये केंद्र बिंदु होता है हाइपोथैलेमस। तो ये जो 2 पार्ट होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये होते हैं डाईएंसिफ्लॉन के पार्ट। और सेरिब्रम मैंने आपको अभी बता ही दिया है। मस्तिष्क में ही और चलते हैं मध्य मस्तिष्क में और पश्चिम मस्तिष्क के बारे में जानने के लिए। मध्य मस्तिष्क के 2 पार्ट होते हैं, सेरिब्रल पिंडिकल होता है और कॉर्पोरा वोर्डी जेमिना होता है। इसको बस ऐसे ही याद रखिएगा, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं पूछा जाता है। पश्चिम मस्तिष्क को समझ लीजिए, हिंड ब्रेन जो होता है, इसमें जो पार्ट होता है सेरिबेलम एक होता है और एक होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ओके। मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम जो होता है ये शरीर के संतुलन और ऐच्छिक पेशियों की क्रियाओं में सहायक होता है, ओके। ऐच्छिक पेशियां जो आपके नियंत्रण में रहती है, आपकी पेशियां, हाँ जानती हैं कि आप आपके मना स्थिति के हिसाब से वर्क कर सकती हैं, ओके। समझ रहे हैं कि आपने चाहा इस चीज को उठा ले तो वर्क कर रहा है, वो ऐच्छिक आपकी इच्छा पर हो रहा है वो चीज। और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है, ऑब्लोंगेटा, ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि हृदय स्पंदन की दर, श्वसन इत्यादि। ये सब जो होता है ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है। अब हृदय की धड़कन अगर बढ़ जाए तो आपके कंट्रोल में थोड़ा ना है कि उसको तुम धीरे कर लो, ज्यादा कर लो, वो तो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। इनका ये केंद्र होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा का, ओके। निगलने और उल्टी जैसी जो क्रियाएं होती हैं उसका भी केंद्र बिंदु यही होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा ही होता है। अब आते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, इसमें क्या होता है?
स्पाइनल कॉर्ड यह प्रतिवर्ती क्रियाएं रिफ्लेक्स एक्शन का एक मुख्य केंद्र होता है। ओके, रिफ्लेक्स एक्शन जैसे कि आपका उंगली कोई जो होता है, गलती से आप सो रहे हैं और बगल ही आपके गर्म खौलता हुआ चाय किसी ने रख दिया हो, आपकी उंगली गलती से उसमें टच हो गई, अगर रिफ्लेक्स एक्शन प्रतिक्रियाएं नहीं हो रही होंगी, मेरी स्पाइनल कॉर्ड होगा ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी उंगली कितनी देर से चाय के उस उबलते हुए चाय में आपकी उंगली डूबी हुई है। और ये वही स्पाइनल कॉर्ड होता है, जैसे आपको थोड़ी सी भी गर्माहट फील हुआ है, ठंडा फील हुआ, तुरंत आप दूर हाथ कर देंगे, अरे बाप रे ठंडा लग गया, ओके ये गर्म लग गया। तो ये चीज होता है रिफ्लेक्स एक्शन होता है, यह अनैच्छिक क्रियाओं को जो होता है संतुलित करता रहता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अब समझते हैं, पार्ट 10 है ये, कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। इसमें क्या होता है, बाह्य कंकाल तंत्र होता है और अंतः कंकाल तंत्र होता है, एक्सो होता है और इंडो स्केलेटन सिस्टम होता है। अब जो एक्सो होता है, इसमें जो बाह्य कंकाल तंत्र होता है, इसमें बाल भी होते हैं और नाखून, ये भी इसी के एक पार्ट होते हैं, बाह्य कंकाल तंत्र में आते हैं। कभी कोई आपसे पूछ ले, ओके, तो बता सकते हैं आप बाल और नाखून के बारे में। ये मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लीजिए। और अंतः कंकाल तंत्र जो होता है अस्थि और उपास्थि का बना होता है, विशेष प्रकार की संयोजी ऊतक होते हैं ये दोनों। ओके, चलिए नेक्स्ट है अस्थि या बोन के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका रिवीजन अभी चल रहा है, मैं फिर से आपको याद दिला देता हूं। रिवीजन में केवल आपको मैं अवगत कराऊंगा ताकि एग्जाम में जल्दी से जल्दी आप हर चीज को समझ सके, टाइम कम है तो जल्दी ही समझने के लिए ये रिवीजन टाइम चल रहा है। अस्थि या बोन, शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है लगभग। कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है, ये तो सबसे मुख्य हिस्सा होता है कैल्शियम, ये तो आपको एकदम याद ही होना चाहिए, कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है मेन हिस्सा होता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट अस्थियों का महत्वपूर्ण अवयव होता है और हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में ये पाया भी जाता है। कोलेजन प्रोटीन जो होता है, अस्थियों का लगभग 33% हिस्सा ये जो होता है कोलेजन प्रोटीन होता है। अब धीरे धीरे समय के साथ, उम्र के साथ ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है कोलेजन प्रोटीन, हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, थोड़ा सा धक्का लगा नहीं टूट फूट शुरू हो जाता है। तो अब देखिए कितनी सारी तो इसकी औषधियां आना शुरू हो गई हैं कि हमारी दवाओं को खाइए, आप कोलेजन प्रोटीन पाइए। अब हमको, मैं उसमें क्या बोलूं, मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूं उसके बारे में। मैं तो यही कहूंगा आप नेचुरल चीजें खाइए, वो ज्यादा फायदेमंद आपको देती हैं। ओके, मज्जा गुहा, मैरो कैविटी, लंबी और मोटी अस्थियों के बीच में पाई जाने वाली खोखली गुहा, या खोखली गुहा में पाया जाने वाला तरल पदार्थ अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहलाता है। मैंने पहले भी आपको बता दिया था, हड्डियों के बीच का वो हिस्सा खोखला वाला। ऑस्टियोमाइलिटिस क्या होता है, ये अस्थियों में, ऑस्टियो वर्ड लगा हुआ है, जाहिर सी बात है हड्डियों की बात कर रहा है, तो ये जो होता है अस्थियों में होने वाला एक दर्द युक्त जीवाणु संक्रमण होता है। ऑस्टियोमाइलिटिस जो होता है, ओके, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है ना, तो ये एक जीवाणुवीय संक्रमण होता है। अब अस्थि या बोन के बारे में हम समझते हैं। मुख्य पॉइंट, मानव शरीर का सबसे बड़ी जो अस्थि होती है वो होती है फीमर या जांघ की हड्डी होती है। ओके, मानव शरीर की अगर हम सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो आपके कान के पास मिल जाएगा, वो स्टेप्स से कहा जाता है। और अस्थि से अस्थि को जोड़ने को क्या कहा जाता है, हड्डी टू हड्डी में या बोन टू बोन जो जो जोड़ा रहता है उसे कहा जाता है लिगामेंट्स कहा जाता है। वहीं मांसपेशियों और अस्थियों के जोड़ को क्या कहा जाता है, टेंडन कहा जाता है। ओके, आप देखेंगे हड्डियों टू हड्डी में ऐसे ऐसे कुछ जुड़ा रहता है, ओके, आपस में, तो इसे लिगामेंट कहा जाता है। मांसपेशियों से जो जुड़ा रहता है वो टेंडन कहलाता है। जान्हविक या पटेला, ये नी कैप जिसे कहा जाता है, घुटने की संधि की ये सुरक्षा कर रहा होता है। आपके घुटना पता चला ये है ही नहीं तो आपका पूरा पांव आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है, चल ही नहीं पाएंगे, सीधे धड़ाम हो जाएंगे। तो ये जान्हविक या पटेला नी कैप जो है इसका एक अहम योगदान होता है। ऐसी हड्डी को सिस्माइड हड्डी भी कहा जाता है और पटेला जो होता है सबसे बड़ी सिस्माइड हड्डी होती है। ओके, इन हड्डियों को क्या कहा जाता है, सिस्माइड हड्डी के नाम से जाना जाता है। महारंध्र द्वारक कपाल में होता है। ओके, हमारे खोपड़ी में होता है महारंध्र द्वारक। ओके, इसको एक बार और देख लीजिएगा ध्यान से। पैर के अंगूठे से संबंधित मामले में गठिया को तो महारंध्र द्वारक किसमें होता है, कपाल में होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, आप याद रखिएगा इस चीज को।
पैर के अंगूठे से संबंधित मामले में गठिया को पोडेग्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोडेग्रा कहा जाता है। पैर के अंगूठे से संबंधित ये होता है। नेक्स्ट है, गठिया रोग होने के क्या कारण हैं? ब्लड में जब यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है तो गठिया रोग वहां पर आपको दर्शन दे जाता है। आर्थराइटिस जोड़ों से संबंधित एक प्रकार का रोग होता है। अक्सर ये आप न्यूज में सुनते रहते हैं, अगल बगल सुनते रहते हैं। ऑस्टियोप्रोसिस, इसमें बीएमडी जिसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, बोन मिनरल डेंसिटी, अस्थि खनिज घनत्व कम, इसका जो हिंदी में कहा जाता है अस्थि खनिज घनत्व कहा जाता है, ये कम हो जाता है ऑस्टियोप्रोसिस में। ओके, बीएमडी, इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। बीएमडी का फुल फॉर्म बोन मिनरल डेंसिटी होता है और इनका कम मात्रा क्या शो कर रहा होता है? ऑस्टियोप्रोसिस को शो कर रहा होता है। तो ये था हड्डियों के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं पार्ट 11 में ग्रंथियां या ग्लैंड। अब इसे क्या है, अंतःस्रावी विज्ञान के जनक कौन थे? इंडोक्रिनोलॉजी के जनक जो थे हैं वो थे थॉमस एडिसन साहब थे। कौन थे? थॉमस एडिसन। अंतःस्रावी तंत्र से सर्वाधिक संबंधित सर्वप्रथम ज्ञात रोग कौन सा था? तो वो था एडिसन रोग था। ये संबंधित होता है एड्रेनल ग्रंथि से ही संबंधित होता है एडिसन रोग। 3 प्रकार के होते हैं। बहिःस्रावी ग्रंथि होता है जो कि, अब देखिए यहां पर आपको समझ में आ जाएगा, बहिःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि 3 होते हैं। जो बहिःस्रावी ग्रंथि होती है नलिका युक्त होती है, वही अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है ये नलिका विहीन होती है, नलिकाएं इसमें नहीं पाई जाती हैं। और जो मिश्रित ग्रंथियां होती है इसमें वाहिनियां उपस्थित होती हैं। ओके, 2 में है, 1 में उपस्थित नहीं होती है, अंतःस्रावी में जो होता है नहीं होती है। अब इसके जो एग्जाम्पल होते हैं बहिःस्रावी ग्रंथियों में, लार ग्रंथि होती है, श्वेत ग्रंथि होती हैं और तेल ग्रंथि होती हैं। ओके, और वहीं अंतःस्रावी अगर ग्रंथियों का कहा जाए तो इसमें जो होता है थायराइड होता है और पीयूष ग्रंथि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। इनके द्वारा, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, इनके द्वारा स्रावित तरल हार्मोन जो होता है वो क्या कहलाता है? हार्मोन्स कहलाता है। इनके द्वारा जो तरल, जो लिक्विड स्रावित हो रहा होता है वो क्या कहलाता है? वही हार्मोन्स कहला रहा होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से, जो कि नलिका विहीन होता है। अब मिश्रित ग्रंथियां जिसमें बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों के गुण उपस्थित होते हैं, ये वाहिनी युक्त होते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है अग्नाशय होता है, जिसका मैं पहले ही आपको जिक्र कर चुका हूं। अब आशा करता हूं यहां समझ गए होंगे। एंजाइम और हार्मोन्स के बीच के अंतर को समझते हैं। हार्मोन्स या अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पादित होता है, अभी मैंने बताया ऊपर, रक्त के माध्यम से स्थानांतरित होता रहता है। केवल अंतःस्रावी ग्रंथियों में ही श्रावण होता है, पुनः प्रयोग में नहीं इनको लाया जाता है। एक बार इस्तेमाल होने के बाद हार्मोन जो है दोबारा इस्तेमाल में नहीं हो पाता है और अंतरकोशिकीय संदेश वाहक की तरह ये वर्क कर रहे होते हैं। ओके, वहीं जो एंजाइम होता है ये जैविक उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहे होते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर देते हैं? एक्सेलरेट कर देते हैं, उत्प्रेरित कर देते हैं। ओके, बहिःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पादन व श्रावण होता है। समझ रहे हैं एंजाइम्स का? कोलाइडी प्रोटीन होते हैं, ये क्या होते हैं? कोलाइडी प्रोटीन। राइबोजाइम को छोड़कर यह आरएनए का बना होता है। ओके, याद रखिएगा। बाकी ये कोलाइडी प्रोटीन होते हैं। इनका संश्लेषण शरीर की प्रत्येक कोशिका में होता रहता है, जो एंजाइम्स होते हैं। तो ये इसके कुछ अहम बिंदु थे जो इसे आप याद रखिएगा। बस राइबोजाइम जो होता है इनको अलग कर दीजिए, वो कोलाइड प्रोटीन्स में नहीं माने जाते हैं, आरएनए से बना होता है। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके बारे में समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, वो भी सबसे छोटी, यही तो मुख्य बिंदु है यहाँ पर। सेला टर्सिका नामक अस्थि गुहा में उपस्थित होता है, ये स्थित होती है कहां पर? सेला टर्सिका में। आप माइंड में देखेंगे सर में कुछ ऐसे जो संरचना होती है, ये कान के पास यहाँ पर आपको ये चीज देखने को मिल जाएगा। जब वीडियो आपको अगर अपलोड नहीं हुआ होगा तो अपलोड हो जाएगा, वहां पर आप डायग्राम में अच्छे से देख सकेंगे। तो सेला टर्सिका नामक अस्थि गुहा में ये स्थित होता है। मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित प्रमुख हार्मोन्स होता है। ओके, इससे देखिए जो पीयूष ग्रंथि होता है ये एक मास्टर ग्रंथि भी कहलाती है, ये इसका एक अहम बिंदु है, ये याद रखिएगा। और पीयूष ग्रंथियों से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? एक तो होता है वृद्धि हार्मोन्स,
जिसे कहा जाता है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स। ओके, हाँ ये देखिए, वृद्धि हार्मोन्स या सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स होता है, ये इसके मुख्य हार्मोन्स है, इन्हें याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है ये कहाँ से स्रावित होते रहते हैं। इनका जो कार्य होता है थायरॉक्सिन की उपस्थिति में अधिक प्रभावी होते हैं। और अल्प श्रावण, कम श्रावण अगर होता है वृद्धि हार्मोन्स का, तो बच्चों में हो जाएगा बौनापन और बड़ों में हो जाएगा साइमंड रोग। और ज्यादा श्रावण होना शुरू हो जाए तो हो जाएगा अतिकायकता, हो जाएगा भीमकाय जैसा शरीर हो जाएगा। ओके, और दूसरा हार्मोन जो होता है थायराइड प्रेरक हार्मोन्स होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, थायराइड को स्टिमुलेट करने का काम होता है। पुटका प्रेरक हार्मोन्स एक होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। इनका जो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स का नियंत्रण कर रहा होता है। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है किसको नियंत्रित कर रहा होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स को। और शुक्राणु निर्माण को भी ये प्रेरित कर रहे होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लीजिएगा। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स LH जिसे कहा जाता है, महिलाओं में यह ल्यूटियोट्रोपिन कहलाता है। क्या कहलाता है? ल्यूटियोट्रोपिन। और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के स्रावण को प्रेरित कर रहा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। प्रोलैक्टिन ये भी इसका एक हार्मोन्स होता है। मेलानोसाइट ये भी इसका एक हार्मोन्स होता है, प्रेरक हार्मोन जो होता है। वेसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स और ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो होता है, ये सभी जो इसके मेन हार्मोन्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें ऐसे ही अभी याद कर लीजिएगा। डिटेल आपको वीडियो अपलोड होगा तो वहां पर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आप समझते हैं पार्ट 12 में अवटु या थायराइड ग्रंथि के बारे में। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। थायरॉक्सिन आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल होता है। ओके, याद रखिएगा, जो थायरॉक्सिन होता है ये आयोडीन से युक्त होता है। पहला पॉइंट तो यही है, रट डालिएगा इसे, आयोडीन युक्त होता है अमीनो अम्ल। और सबसे बड़ी में अगर कहा जाए थायराइड ग्रंथि जो होती है अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी होती है। और वैसे में तो लीवर ही होता है। ओके, यकृत होता है। अल्प स्राव से रोग क्या क्या हो जाते हैं? तो इनका जब अल्प स्राव हो रहा होता है, इन जो थायराइड ग्रंथियों से जो अल्पस्राव इनका हो रहा होता है थायरॉक्सिन का, तो इनसे जो होता है क्रिटिनिज्म यानी कि मंद बुद्धि या बौनापन हो जाता है या ग्वाइटर हो जाता है। ओके, तो थायराइड ग्रंथि जो होता है हमारे बॉडी के लिए अहम योगदान रहता है। ओके, वहीं कैल्शियोटेनिन, इनका जो हार्मोन्स होता है कैल्शियोटेनिन हार्मोन जो होता है, ये रुधिर में कैल्शियम तथा फॉस्फेट की मात्रा का क्या कर रहा होता है? नियमन कर रहा होता है। हाशीमोटो रोग, ये थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है। क्या होता है कि कभी कभी जब बॉडी में जो होता है थायराइड से ग्रंथियों से निकलने वाला जो हार्मोन्स होता है वो कम निकलना शुरू कर देता है, तो हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र होती है उसको लगता है कि ये कम निकल रहा है, यानी कि ये कहीं बाहर से आ रहा है और हमारी बॉडी को ये नुकसान पहुंचा सकता है। और बॉडी को अगर वो लगेगा उसको कि बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो तुरंत उसको वो नाश करना शुरू कर देगा, उसको मारना शुरू कर देगा, खत्म करना शुरू कर देगा। क्योंकि वो ये जान ही नहीं पाएगा कि ये फायदेमंद वाली ही चीज थी, क्योंकि उसका श्रावण जितना होना चाहिए उतना हो ही नहीं रहा था, थोड़े में हो रहा था। ये दिक्कत आ जाती है कि इसका थोड़ा श्रावित होना ही इसके लिए घातक हो जाता है, खुद की वो हत्या करवा लेता है। इसीलिए इसे थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है, जिसे हाशीमोटो रोग के नाम से जाना जाता है। आउटू या उद्धर्त एडम एप्पल, ये स्वर यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो जो स्वर यंत्र होता है हमारे, जैसे बोल रहे हैं आप, ये आउटू उद्धर्त या एडम्स एप्पल के नाम से जाना जाता है। पराउट या पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड हार्मोन्स जो होता है ये रक्त में कैल्शियम की मात्रा का क्या कर रहा होता है? नियमन कर रहा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका जब अल्पस्रावण होता है तो टिटेनी कंकाल पेशियों में फैलाव की क्षमता कम हो जाती है। ओके, और अतिश्रावण होने से ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। कम श्रावण टिटेनी रोग हो जाएगा, अतिश्रावण ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाएगा। याद हो गया अच्छे से? तो ये जो दो चीजें होती हैं ये पैराथायराइड से जो होते हैं संबंधित होती हैं। आगे देखते हैं अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। ये क्या होता है? इसे रक्त शर्करा को नियंत्रित करने का एक अहम कार्य दिया गया है, रक्त शर्करा को। ओके, एड्रिनल हार्मोन्स, ये तो भैया लड़ो या उड़ो हार्मोन्स है, आपातकालीन हार्मोन्स है कि आपको तुरंत एक डर ले आएगा, आपको खुशी प्रोवाइड कर देगा। आपको सामने खतरा आ गया तो कहेगा बस भाग लो भैया यहाँ से। ओके, वो कुछ ऐसा है, लड़ो या तो भिड़ी जाओ या तो फिर भागी जाओ।
इनके श्रावण का नियमन स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रक्तचाप कम होने पर एड्रेनल दिया जाता है। जब ब्लड प्रेशर गिरने लगता है तो क्या दिया जाता है? एड्रेनलिन ही प्रोवाइड किया जाता है। ग्लाइको गायनकोमास्टिया पुरुषों में महिलाओं के लक्षण, और एक होता है वेरिलिज्म, ये होता है महिलाओं में पुरुषों का लक्षण। ये दो चीजें होती हैं। जो वेरिलिज्म होता है महिलाओं में एड्रोजेंस की अतिस्राव के कारण हो रहा होता है, उनमें पुरुषों जैसा लक्षण देखने को मिलने लगेगा। और जो गायनको, देखिए नाम ही में गायनको छिपा है, यानी पुरुषों में महिलाओं जैसा वहां पर लक्षण आपको देखने को मिलेगा। पुरुषों में जब एस्ट्रोजेंस का अतिस्राव ज्यादा होने लग जाए तब ये लक्षण वहां पर परिलक्षित होता है। पीनियल ग्रंथि, ये तो बहुत ही काम की ग्रंथि है। तीसरी आंख का अवशेष कहा गया है, आत्मा का स्थान कहा गया है इसे। 3 हार्मोन्स का श्रावण करता है ये, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन और एड्रेनोग्लोमेरुलोट्रोपिन के नाम से इसे जाना जाता है। कुछ लंबा ही नाम हो जाता है। ओके, मेलाटोनिन जो होता है ये त्वचा वर्णक मेलानिन के संश्लेषण को विनियमित करता है। अब जो मेलानिन होता है ये वर्णक होता है और मेलाटोनिन जो होता है ये हार्मोन्स होता है। पहला पॉइंट तो यही जान लीजिए। शरीर की जैविक लय, जो बायोलॉजिकल रिदम होता है हमारा, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे क्या करना है, तो ये एक बायोलॉजिकल लय का काम कर रहा होता है। नोट में जानते हैं मेलानिन, अभी मैंने बता दिया, ये पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, जो त्वचा, आंख, बाल के रंग को निर्धारित कर रहा होता है। ओके, पता चला मेलानिन ना हो तो आपकी त्वचा जगह जगह लाल दिखेगी, कहीं कहीं भूरा दिखेगा, कहीं कहीं आपका ब्लैक, कहीं कहीं गोरा दिखना शुरू हो जाएगा। ये चीज होगा। आंखों को भी एक कलर प्रोवाइड कर रहा होगा, बाल के रंग को भी ये अच्छे से निर्धारित कर रहा होगा, नहीं तो पता चला सभी का हरा हरा कलर हो गया तो लगेगा घास उगाया है सर पे। मेलाटोनिन जो होता है ये भी हार्मोन्स होता है, रेटिना एवं पीनियल ग्रंथि से ये स्रावित होता है और शरीर की जैविक घड़ी को क्या कर रहा होता है? नियंत्रित कर रहा होता है। सेरोटोनिन ट्रांसमीटर हार्मोन्स का ये वर्क कर रहा होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर हार्मोन्स होता है सेरोटोनिन। और एड्रेनोग्लोमेरुलोट्रोपिन जो होता है ये भी पीनियल ग्रंथि का एक अहम हार्मोन्स होता है। अन्य ग्रंथियों में हम देखते हैं थाइमस ग्रंथि या थाइमस ग्लैंड के बारे में जानते हैं। थाइमोसिन हार्मोन्स का श्रावण कर रहा होता है ये थाइमस ग्रंथि जो होती है, जो कि टी लिम्फोसाइट्स को के निर्माण को बढ़ाकर शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र में क्या करती है? सहायता कर रही होती है प्रतिरक्षा तंत्र को। थाइमस ग्रंथि को टी लिम्फोसाइट प्रशिक्षण विद्यालय भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, थाइमस ग्लैंड और अग्नाशय या पैंक्रियास जो होता है, ये देखिए फिर से यहाँ पर आ गया है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि ये होती है लैंगरहैंस द्वीपिका की कोशिकाओं से ये बना होता है। इसमें होता है अल्फा कोशिकाएं और बीटा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाएं जो होती हैं ग्लूकागॉन हार्मोन्स का जो होता है श्रावण कर रही होती हैं, जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं। वहीं बीटा कोशिकाएं जो होती हैं ये इंसुलिन हार्मोन्स का श्रावण कर रही होती हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लीजिएगा। अब इंसुलिन हार्मोन्स क्या होता है? यह एक प्रोटीन श्रृंखला होती है, या यूं कहें ये एक पेप्टाइड हार्मोन्स होता है। ओके, इनका बीटा कोशिकाओं के द्वारा श्रावण होता रहता है। इंसुलिन में जस्ता होता है, याद रखिएगा। अब इंसुलिन से जस्ता मत निकालने बैठ जाइएगा। अब जनन अंग को समझते हैं। नर हार्मोन्स में एंड्रोजन्स होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, ये दोनों नर हार्मोन्स के होते हैं। टेस्टोस्टेरोन को जो होता है पौरुष विकास हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। और मादा हार्मोन्स में होता है एस्ट्रोजन्स या प्रोजेस्टेरोन होता है, ये गर्भ धारण के लिए आवश्यक होते हैं। निषेचन या फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो होती है ये डिंब वाहिनी नली में संपन्न होती है। तो आज बस इतना ही। आगे का टॉपिक एक नए चैप्टर के साथ हम लेकर आएंगे। इतना आप अच्छे से पहले रिवीजन कर लीजिए मानव शरीर के पूरे तंत्र के बारे में। ओके, क्योंकि इसमें से लगातार क्वेश्चन बनते आ रहे हैं। तो बस आज मैं आपसे विदा लेता हूं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।